नमस्ते इंडिया, कैसे हैं आप। मैं हूं सीएम में दीक्षा राजपाल और आज इस वीडियो में हम हमारे एसपीएम के स्टडी नोट 3 से रिलेटेड कुछ पढ़ने वाले हैं। एक छोटे से कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं, उससे रिलेटेड एक हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन है हमारे स्टडी नोट में। इलस्ट्रेशन नंबर 40 है एक, जो बेस्ड है टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन पे कि टैक्स बर्डन कौन कितना बियर करेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा अकॉर्डिंग टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। उस प्राइस इलास्टिसिटी को ध्यान में रखते हुए हमने टैक्स बर्डन को देखना है, टैक्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन द बायर एंड द सेलर। ये कंसेप्ट है और इससे रिलेटेड हमें एक छोटा सा, आप उसको सॉल्यूशन देखेंगे ना, विद इन 3 लाइंस सॉल्यूशन कंप्लीट है। मगर मैंने ये सोचा कि वो 3 लाइन का खाली सॉल्यूशन कराने से बेटर है कि मैं आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड पहले कंसेप्ट को क्लियर करवाऊं, फिर उस प्रैक्टिकल को करवाऊं, ताकि आपको पढ़ने में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आइए पहले हम उस छोटे से कंसेप्ट को जान लेते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो ही जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट उससे पहले हमने क्या करना है, हमारे स्टडी नोट 3 के एक छोटे से कंसेप्ट को देखना है, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, इस कंसेप्ट को हम देखते हैं। देखिए, टैक्स का जो बर्डन होता है, किसी भी टैक्स का बर्डन मार्केट में आप जाएंगे तो कौन बियर करता है, या तो कंज्यूमर बायर, या तो सेलर या प्रोड्यूसर। 2 जने ही तो बियर करते हैं। कौन बियर करता है, बायर या फिर सेलर। ठीक है, अब सपोज दैट किसी गुड पे 100 रुपए का टैक्स लगता है। अब इस टैक्स में से बायर कितना पे करे और सेलर कितना पे करे, ये भी तो समझना पड़ेगा। ये भी तो समझना पड़ेगा कि बायर पे आप कितना बर्डन डाल रहे हैं और सेलर पे कितना बर्डन डाल रहे हैं। सेलर का क्या है, प्राइस में से कम हो जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या करना है, उसी को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, इस कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ना है। इस कंसेप्ट में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड हैं, उनको पहले समझते हैं। पहले उनको लिखते हैं फिर समझते हैं। लिखिए जी, व्हेन elasticity of supply is more elastic, ठीक है, more elastic than elasticity of demand से। हमें एक क्वेश्चन में गिवन है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गिवन है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने बताना है कि किस पे कितना बर्डन होगा। अब देखिए, कहता है व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो बर्डन ज्यादा किस पे पड़ेगा, बर्डन किस पे ज्यादा पड़ेगा, बायर bear most of the tax burden। मतलब क्या है, मोस्ट ऑफ दी, ज्यादा टैक्स का बर्डन किस पे पड़ेगा, हमारे बायर पे। कब, जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्यादा होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई
इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस इलास्टिक देन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कम इलास्टिक है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उस केस के अंदर कौन बियर करेगा? प्रोड्यूसर बेयर मोस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द टैक्स। ठीक है जी, ज्यादा कौन बियर करेगा? प्रोड्यूसर। कब? जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारी कम होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। ठीक है जी, इस चीज को पहले आप नोट कीजिए। अब आगे बढ़ने से पहले आप पहले वाले पॉइंट पे आइए। व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर इलास्टिक देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस का इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा है सप्लाई पे। हम ज्यादा प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकते, हम ज्यादा प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर सप्लायर ने थोड़ा भी प्राइस इंक्रीज किया तो सप्लाई पे इफेक्ट होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि ज्यादा बर्डन किस पे डाल दो? किस पे डाल दो? बायर पे। बायर के प्राइसेस को इंक्रीज कर दो। कम इलास्टिक है, प्राइसेस अगर चेंज भी होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि चेंज इन डिमांड कम रहेगा। ठीक है जी, दूसरे पॉइंट पे आइए। When elasticity of supply is less elastic, प्राइजेस का इफेक्ट सप्लाई पे ज्यादा नहीं पड़ रहा तो प्रोड्यूसर कहेगा कि ज्यादा टैक्स बर्डन मैं ही झेल लेता हूं, बायर पे कम डालो। क्योंकि अगर हमने प्राइजेस को इंक्रीज किया तो बायर क्या करेगा? डिमांड कम कर देगा, क्योंकि यहां पे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है, प्राइजेस का इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा है हमारी डिमांड पे। ठीक है, इस चीज को रटना नहीं है, इस चीज को रटना नहीं है। ये एक कंसेप्ट लिखवाया है, उस कंसेप्ट को अब क्लियर करवा रहे हैं कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम है, प्राइजेस का इफेक्ट सप्लाई पे कम हो रहा है, तो प्रोड्यूसर क्या कहेगा? कोई बात नहीं, अगर आपने बायर के फाइनल प्राइसेस को आपने ज्यादा किया तो बायर क्या करेगा? डिमांड कम कर देगा। उससे बेटर है कि टैक्स के ज्यादा से ज्यादा अमाउंट को मैं ही बियर कर लेता हूं, जिससे हमारी डिमांड पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। सिंपल इज दैट। रटना नहीं है बेटा, रटना नहीं है। अब देखिए इसको किस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करने वाले हैं। आई होप आपने इतना सब नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं टैक्स पेड बाय बायर। बायर कितना टैक्स पे करेगा इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। लिखिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिवाइडेड बाय इलास्टिसिटी of supply minus elasticity of demand multiplied by tax amount। ठीक है जी, ये क्या है हमारा फॉर्मूला? ये क्या है हमारा फॉर्मूला? ये क्या है हमारा? इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। बेटा टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का बस ये एक छोटा सा, वैसे तो ये अथाह सागर है, ये एक कंसेप्ट भी अथाह सागर है, बट जहां तक मुझे लगता है क्योंकि हमारे स्टडी मेट में तो आई थिंक ऐसा कोई फॉर्मूला भी गिवन नहीं है,
बट क्योंकि इस पे क्वेश्चन है तो कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैंने इस कंसेप्ट को पढ़ाना सही समझा रिगार्डिंग टू डायरेक्ट क्वेश्चन कराने से। डायरेक्ट क्वेश्चन कराने में क्या होता, मैं भी आपको बता देती कि ऐसे 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 होता है, आप भी नहीं समझ पाते, मेरे को भी नहीं अच्छा लगता। चलिए कोई नहीं, अब हम इस चीज को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारे स्टडी मैट के इलस्ट्रेशन नंबर 40 पे। ये रहा हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 40। ठीक है जी, चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। आपको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। JL Limited is operating in a perfectly competitive market. The price elasticity of demand and supply of the product estimated to be 3 and 2. That means elasticity of demand is equal to 3 and elasticity of supply is equal to 2. ठीक है, यानी कि elasticity of demand is less elastic than elasticity of demand. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है किससे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, यानी कि प्राइसेस का ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है डिमांड पे, सप्लाई पे कम पड़ रहा है। तो हम यहां पे क्या कहेंगे कि क्योंकि सप्लाई पे प्राइस के बढ़ने का ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, तो सप्लायर कहेगा कोई बात नहीं, आप बायर पे ज्यादा बर्डन मत डालो, मैं इस टैक्स बर्डन को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में झेल लूंगा। ऐसा नहीं है बायर टैक्स नहीं पे करेगा, बायर भी टैक्स पे करेगा, मगर वो टैक्स अमाउंट कम होगा सेलर से। ठीक है, इस चीज को तो हम समझे कि बायर और सेलर में कितना कितना बर्डन होना है। सेलर हमारा ज्यादा बर्डन लेगा और बायर हमारा कम बर्डन लेगा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 100। प्राइस पता है 100, कोई बात नहीं। इफ द गवर्नमेंट इम्पोजेज अ स्पेसिफिक टैक्स ऑफ 10 पर यूनिट, बेटा टैक्स अमाउंट कितना दे रखा है, 10 रुपीज पर यूनिट। What will be the new equilibrium price? नया इक्विलिब्रियम प्राइस बताना है। इक्विलिब्रियम प्राइस कौन पे करेगा, हमारा बायर 100 रुपए वो पे करता है। अब बताओ कि जब उस पर 10 रुपए का टैक्स बर्डन, नो 10 रुपए का टैक्स बर्डन नहीं, 10 रुपए के टैक्स बर्डन को सेग्रीगेट करेंगे बिटवीन द बायर एंड द सेलर। कुछ अमाउंट हमारा बायर पे करेगा और कुछ अमाउंट हमारा सेलर पे करेगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और डिमांड को देखते हुए हमें पता चलता है कि सेलर जो है वो ज्यादा अमाउंट पे करेगा और जो बायर है वो कम अमाउंट पे करेगा। तो 10 रुपए में से कौन कितना अमाउंट पे करने वाला है उसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है जी, आइए कंसेप्ट को कंप्लीट करते हुए चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 40 पे। कहता है इक्विलिब्रियम प्राइस है हमारा 100 रुपीज, स्पेसिफिक टैक्स बोलता है ₹10 पर यूनिट। फाइन। नेक्स्ट थिंग इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 3, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, हाँ हमें ये चीज पता चल गई। अब यहां पे देखो, elasticity of demand is more than elasticity of supply. 3 is bigger than 2, so most of the cost of tax bear by producer. बेटा हमें ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो हमें एक अमाउंट से पता चल जाएगा, बट उससे पहले हमें सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द टैक्स हमें पता चल गया। अब हम लिखते हैं कि बायर कितना पे करेगा। टैक्स पेड बाय बायर, जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते हैं। टैक्स पेड बाय बायर
इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई divided by elasticity of supply minus elasticity of demand. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है वो बेटा हमेशा होता है किसमें? नेगेटिव में। नेगेटिव में जो हमें 3 और 2 दे रखा है ना, जो 3 है हमारा डिमांड, वो माइनस में होगा, मल्टीप्लाइड बाय टैक्स अमाउंट। आइए जी कैलकुलेट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दे रखा है, हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 माइनस 3। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा माइनस में आता है, या फिर आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा माइनस में। ठीक है, अब ये मत सोचना, अगर आप बिना कंसेप्ट को पढ़े हुए इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो इसमें लिखा हुआ है 10 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। अब आपको ये 5 कैसे आया ये भी तो समझना जरूरी है। अब इस पे लिखा है रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम तो कर देंगे 2 डिवाइडेड बाय 3। इस लाइन को पढ़ते हुए हम ये भी तो लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 3, बट नहीं बेटा, जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो ये है, और इसके अकॉर्डिंग जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके अकॉर्डिंग नहीं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी नेगेटिव साइड में होती है, बट उसको हम, साइंस को हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट्स में किया है ना हमने। मल्टीप्लाई बाय टैक्स कितना है हमारा स्पेसिफिक? 10। कैलकुलेट करके देख लो कितना अमाउंट आता है। 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, सो द अमाउंट इज 4। टैक्स बियर बाय बायर इज इक्वल टू 4 रुपीज। 4 रुपए बियर करेगा कौन? बायर। यानी के क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मैं बताती हूं। टैक्स बियर बाय सेलर 10 माइनस 4 इज इक्वल टू ₹6। 6 रुपए बियर करेगा कौन? सेलर। अब इस चीज को आप कोरिलेट करके देखेंगे, अगर इस अमाउंट से, इस वाली लाइन से हमने पहले ही बता दिया था कि मोस्ट ऑफ टैक्स बियर बाय प्रोड्यूसर, मोस्ट ऑफ द टैक्स। तो यहां पे हमने क्या कैलकुलेट करके निकाल लिया कि 4 रुपए तो बियर करेगा कौन? बायर, और बाकी का यानी कि ज्यादा अमाउंट 6 रुपए का अमाउंट कौन बियर कर रहा है? सेलर। कौन अमाउंट बियर कर रहा है? सेलर। बेटा हमें क्वेश्चन में पूछा नहीं है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। सो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल टू कितना होगा? 100 था प्लस ₹4। सो द इक्विलिब्रियम, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस इज ₹104। ठीक है, सिंपल है, कंसेप्ट सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल है, बशर्ते उसको समझ में आना चाहिए। हर चीज इजी है बेटा, पढ़ने वाला बनाने वाला इंसान ही है, मगर बात यहां आती है कि वो चीज हमें समझ में आनी चाहिए तो ही इजी बनती है। आई होप मैंने इस क्वेश्चन को अब आपके लिए इजी बना दिया हो, अब आपके लिए ये चीज इजी हो गई हो और आप और अच्छे से इस चीज को समझ गए हो। अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन का, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव में भी अगर ये चीज आ जाए तो आप बता पाएंगे कि किस पे कितना बर्डन ज्यादा रहेगा, किस पे कम रहेगा, क्या रहेगा। ठीक है जी, आई होप आप ये समझे, जाने, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, कोई और चीज लेके। तब तक के लिए मेरी तरफ से तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ो और बढ़ो। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।